चलो, so very good morning all of you. How are you all? All good? Fine. First of all, very congratulations to you for clearing CA Foundation examination, and now you are CA Inter students. How do you feel? Great. अरे कुछ बोल नहीं रहे हो, नाराज लग रहे हो सब लोग, आज पहला दिन इसलिए. ओके. सो दोस्तों, माय नेम इज CS स्वरूप अमलसरे. माय ऑलरेडी आई थिंक आप सब लोगों को पता है, कुछ लोग नए दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट. सो आई एम डीलिंग विथ CA इंटर पेपर नंबर 1 दैट इज एडवांस्ड अकाउंटिंग, एज वेल एज मैं ग्रुप 2 का कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ. लेकिन ग्रुप 2 की बात है ग्रुप 2 में. आज हम ग्रुप 1 के बैचेस शुरू कर रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे पेपर नंबर 1 दैट इज एडवांस्ड अकाउंटिंग की. ठीक है, इधर उधर की बातें सब होगी, बट कंसिडरिंग द टाइमलाइंस मैं डायरेक्टली सब्जेक्ट में एंटर कर रहा हूँ. तो दोस्तों, एडवांस अकाउंटिंग नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या थॉट आया कि ये पेपर प्रैक्टिकल पेपर होगा. आपने CA फाउंडेशन का अकाउंटिंग देखा ही है, खत्म होता है नहीं, बट वहां पे जो सारी चीजें आपको पढ़ाई गई थी वो मोस्टली कौन सी थी? प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थी. मतलब आपको कंसेप्ट बहुत सारे पढ़ाए गए थे, लेकिन आपको क्वेश्चन एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो कौन से पूछे जाते थे? क्वेश्चन दिया जाता था और उसका सॉल्यूशन हमें बनाना था. डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना था, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था, लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ते थे, जर्नल एंट्रीज बनाने पड़ते थे. इज इट राइट और नॉट? बट नाउ इन न्यू कोर्स ऑफ CA इंटरमीडिएट, इन न्यू कोर्स ऑफ CA इंटरमीडिएट, सुजल जरा प्लीज, थैंक यू. इन न्यू कोर्स ऑफ CA इंटरमीडिएट बहुत सारे चेंजेस किए गए, बहुत सारे चेंजेस किए गए, एंड सबसे बड़ा चेंज जो हुआ वो हमारे सब्जेक्ट में ही हुआ है, दैट इज अकाउंटिंग. पहले अकाउंटिंग 2 पार्ट्स में होता था. ग्रुप 1 में 100 मार्क का पेपर आता था और ग्रुप 2 में 100 मार्क का पेपर आता था. ठीक है, बट लेटर ऑन जब न्यू सिलेबस आया तब ये दोनों सब्जेक्ट मर्ज किए गए, कुछ टॉपिक्स ऐड किए, कुछ टॉपिक्स डिलीट किए और फाउंडेशन में भेजे गए. ठीक है, तो बहुत सारा चेंज होने के बाद ये पेपर बनाया गया, लेकिन इस पेपर को ड्रास्टिकली चेंज किया गया. सर मतलब क्या? जनरली अकाउंटिंग के बारे में जब हम सोचते हैं तो प्रैक्टिकल पेपर मानते हैं, बट नाउ दिस पेपर हैज बीन ड्रास्टिकली चेंज्ड. 50% सिलेबस आपका थियोरेटिकल है एंड 50% सिलेबस आपका प्रैक्टिकल है. तो ये सिलेबस समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इस पेपर का पैटर्न क्या है, यानी एग्जाम पेपर बनाते कैसे है, पूछते कैसे है क्वेश्चंस. तो आई होप आप सभी लोगों ने बुक्स लाए होंगे आज, राइट. अभी आप CA इंटर में आए हो तो आपको बेसिक इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक इंस्ट्रक्शन दे देता हूं एज ए टीचर. आपको एडवांस अकाउंटिंग के लिए टोटल 5 नोटबुक लगेंगे 200-200 पेजेस के. ठीक है, तो ये बुक आपको सेपरेट रखना है. ठीक है, अभी जो मैं बातें करने वाला हूं उसमें मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 50% हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड सिलेबस है. तो उसके लिए अगर आप सेपरेट बुक भी रखते हो तो भी चलेगा, नहीं तो आप जैसे सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं उसी सीक्वेंस में आप पढ़ाई कर सकते हो. ठीक है, अभी जो लेक्चर का टाइम टेबल है वो आई होप आप सब लोगों को पता है. मेरा लेक्चर कितने बजे रहेगा? रोज 11:15 शार्प शुरू करूंगा मैं. यहां से मुझे लेक्चर लेना है 12:45 तक. 12:45 को आपको लंच ब्रेक मिलेगा. लंच ब्रेक के बाद वापस से हम शुरू करेंगे कितने बजे? शार्प 1:30 बजे. टाइमलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी. टोटल मेरा जो अकाउंटिंग का टाइम है वो पिछले बैच का लगभग 230 आवर्स का है. हम 220 आवर्स पकड़ के जाते हैं इस बैच के लिए, तो बहुत समय लगने वाला है. 220 आवर्स इज नॉट अ जोक, राइट. तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं. पहले से हमें हमारे जो टारगेट्स है वो अचीव करते जाना है. ठीक है, विद इन टाइम बैच खत्म हुआ था पिछला भी, इस बैच को भी हम विद इन टाइम ही खत्म करेंगे, तो आप उस बारे में निश्चिंत रहिए. जरूरत पड़ी तो संडे को लेक्चर्स लेंगे, मोस्टली नहीं होते हैं संडे को लेक्चर्स, बट जरूरत पड़ी, सिलेबस इधर उधर हुआ ऊपर नीचे, मान लो किसी दिन मैं बीमार पड़ गया, किसी दिन आप बीमार पड़ोगे तो छुट्टी नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, बट मान लो किसी दिन मैं बीमार पड़ गया, 1-2 दिन क्लास स्किप हो गई, तो हम वो संडे को कवर अप कर लेंगे. भगवान करे मैं ठीक ठाक रहूं, क्लास हमारे वीकडेज में हुए, क्योंकि दोस्तों संडे को क्लास लेना हमें भी पसंद नहीं है, बट ड्यू टू रिक्वायरमेंट अगर लेना पड़ता है तो संडे को क्लासेस भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो टाइम टेबल आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. आज भी कुछ बच्चे लेट आए, मैं आपके लिए रुका था 5 मिनट, बट फिर भी मैं कल से शार्प 11:15 को शुरू करूंगा. मान लो इसके पहले वाला लेक्चर मान लो 11:10 को किसी कारण से थोड़ा सा आगे स्ट्रेच होता है, तो भी आपको माइंड नहीं करना है, 5 मिनट में यहां पे आ जाना है कैसे भी करके. ठीक है, आई विल ट्राई टू कम हियर एट 11:10 एंड आई विल स्टार्ट एट 11:15 शार्प. ओके,
लंच ब्रेक के बारे में भी आप ढीला मत पड़ना, 1:30 बजे क्लास शुरू होगी, मतलब 1:30 बजे क्लास शुरू करेंगे। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? हाँ, जो लेट आ रहा है वो आराम से आएगा, अंदर आके बैठ जाएगा। ठीक है, फाइन। चलो, तो बात कर रहे थे पेपर पैटर्न समझना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। तो लिखेंगे, बहुत सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा आपको जो बाद में काम आएगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले नाम लिखिए सब्जेक्ट का, पेपर नंबर 1। जैसे आपका फाउंडेशन का भी पेपर नंबर 1 कौन सा था? अकाउंटिंग। वैसे ही आपका सीए इंटर का पेपर नंबर 1 कौन सा है? एडवांस्ड अकाउंटिंग। पेपर नंबर 1 एडवांस्ड अकाउंटिंग। तो दोस्तों, एडवांस्ड शब्द पढ़ के डरना नहीं है, इतना भी कुछ एडवांस नहीं है, बट बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेगी आपको। ठीक है, फाउंडेशन में जो अकाउंट्स पढ़ा था आपने वो मोस्टली अकाउंटिंग ओरिएंटेड था। मैं जो बोलता हूं आपको समझ में आता है ना? फाउंडेशन में जो अकाउंट्स पढ़ा था वो कौन सा था? अकाउंटिंग ओरिएंटेड था। मतलब आपको एक टिपिकल डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन दिया जाता था और बोला जाता था कि आप लोग लेजर अकाउंट्स बनाओ या फिर जर्नल एंट्रीज मारो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आता था, उसमें बोला जाता था कि जर्नल एंट्रीज करो। बीआरएस वगैरह ये एडिशनल चैप्टर्स थे जिसका अकाउंटिंग के साथ कोई संबंध नहीं था, बराबर है ना? रिकंसिलिएशंस बनाने थे वहां पे। या फिर फाइनल अकाउंट्स, एक ट्रायल बैलेंस दिया जाता था, उसके बेसिस पे आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने थे। आर यू ऑल गेटिंग इट? तो ये फाउंडेशन का जो सिलेबस था वो अकाउंटिंग कर रहे थे वहां पे हम लोग। बट इंटर में जो सिलेबस है वो मोस्टली डिस्क्लोजर ओरिएंटेड है। अब जो कंपनीज होती है उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, जो कंपनीज आपने सुना होगा लॉ में कभी, सीए फाउंडेशन में कंपनीज एक्ट था ना, तो कंपनीज एक्ट के अंडर अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हो आप अपने बिजनेस का तो यू विल बी कॉल्ड एज कंपनी। तो वंस यू फॉर्म अ कंपनी, कंपनी को कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है एंड कंपनीज एक्ट में कुछ नियम कानून दिए गए हैं। उन नियम कानूनों के अनुसार कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, क्या क्या चीजें हमें डिस्क्लोज करनी है, इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है नए सिलेबस में। यानी आपको अभी अकाउंट्स जो मोस्टली पढ़ना है, 90% सिलेबस ऑफ योर अकाउंटिंग इज फॉर कंपनीज। आर यू गेटिंग इट? सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, वो सब आपने फाउंडेशन में खत्म कर दिया है। अब जो डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे वो थोड़ा सा डर रहे कि सर हमारा क्या होगा फिर। डोंट वरी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने भी वो बीकॉम करते करते कहीं ना कहीं सीखा है, 11th 12th में सीखा है। दो सीए के लेवल से नहीं सीखा होगा बीकॉम में 11th 12th में, बट वो बेसिक काम आएगा आपका जरूर। अभी आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं और उसमें ढेर सारे डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। ऐसा कौन बोलता है? कंपनीज एक्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो वो सब लॉज यानी वो सब सेट ऑफ रूल्स हमें पढ़ने हैं इस पेपर में और उसके हिसाब से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। आई होप आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है। मतलब मोस्टली हम किसके साथ डील करने वाले हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज के साथ। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, सिलेबस समझने के लिए पहले पेपर का पैटर्न समझना पड़ेगा। क्योंकि मैंने शुरुआत इस लेक्चर की जो की उसमें मैंने क्या बोला कि 50% थ्योरेटिकल पेपर रहेगा एंड 50% प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा। अब थ्योरेटिकल बेस्ड बोलते ही कुछ बच्चों के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि सर सच में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे क्या? नहीं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा। आर यू ऑल गेटिंग इट? फिर भी हमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व दोज एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो पेपर का पैटर्न होता कैसे है वो पहले लिखेंगे। राइट डाउन पेपर पैटर्न। ऑब्वियसली पेपर कितने मार्क्स का रहेगा? 100 मार्क्स। कौन सा पेपर रहेगा? फर्स्ट पेपर ऑफ योर सीए इंटर। अभी आपको सीए के एग्जाम्स देने का एक्सपीरियंस है, तो अभी ये बताने की जरूरत नहीं है कि पहले पेपर के दिन कितना टेंशन होता है। आपको हुआ था फाउंडेशन के पहले पेपर के दिन टेंशन आया था कि नहीं आया था? या पेपर होने के बाद टेंशन आना शुरू हो गया? पेपर इजी था फाउंडेशन का अकाउंट्स का, मे बी लॉ का पेपर देखने के बाद टेंशन आया होगा फाउंडेशन में। बट एनीवे 100 मार्क का पेपर है आपका पहला पेपर। पहले पेपर का प्रेशर कुछ अलग ही होता है, यू नो दैट राइट? तो ये अच्छे से प्रिपेयर करना ही है।
स्कोरिंग के चांसेस भी है, यहाँ पे अच्छे नंबर्स आएंगे, 60 के ऊपर लाने के चांसेस है, एग्जामिशन आपको पक्का मिल सकता है अगर आप ठीक से पढ़ाई करते हो तो। मतलब इतना हार्ड भी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, अकाउंट्स है, अपना सब्जेक्ट है, अच्छे से पढ़ेंगे तो मोर देन 70-80 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, पॉसिबल है। तो पेपर पैटर्न जो है वो कुछ इस प्रकार से है। पेपर, योर 100 मार्क्स पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पार्ट 1 जो कि एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, एंड पार्ट 2 जो है उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते थे। पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। अब एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें केस सिनारियो बेस्ड, केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस लगभग 24 मार्क्स के होते हैं। अब ये क्या चक्कर है सर? अभी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करके एक पार्ट है आपके सिलेबस का, ठीक है, लगभग 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ाने हैं मुझे और आपको पढ़ने हैं। उन 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज वेल एज 7 चैप्टर्स है अपने पास। प्रैक्टिकल चैप्टर्स कितने हैं? 7। तो ये अपना होल सिलेबस है। तो इसके ऊपर आपको मतलब हर चैप्टर में से थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेके एक ये केस स्टडी बनाते हैं, आपको एक एग्जाम्पल बना के देते हैं। लगभग 1 पेज का एग्जाम्पल होता है जिसमें एसेट खरीदी, फिर इन्वेस्टमेंट खरीदी, इन्वेस्टमेंट बेच दी, ऐसे कुछ भी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे कंबाइन क्वेश्चंस इसमें, बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट इसमें कंबाइन किए जाते हैं और एक केस स्टडी बनाया जाता है। और उस केस स्टडी के ऊपर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2-2 मार्क के। तो 3 क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन कितने मार्क का हो गया? 6 मार्क का। 4 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बनाया तो 8 मार्क का। ऐसा 24 मार्क्स का पेपर जो रहेगा वो केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाएंगे, ABCD में से एक पिक करना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, नथिंग। आंसर निकालने के लिए कुछ कैलकुलेशन जरूर करने पड़ सकते हैं, आपने ऑलरेडी एमसीक्यू पेपर सॉल्व किए हैं, राइट? तो वैसा ही यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बट केस सिनारियो बेस्ड रहता है। मतलब किसी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे नहीं पूछा जाता है, मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मर्ज किए जाते हैं, एक केस स्टडी बनाया जाता है और फिर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान है, डोंट वरी अबाउट इट, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद 6 मार्क्स के जनरल एमसीक्यूज होते हैं। कौन से एमसीक्यूज? जनरल एमसीक्यूज। जैसे कि मान लो वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन शुड बी कैपिटलाइज, तो शुड बी आंसर में कैपिटलाइज, शैल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जनरल एमसीक्यूज, एक कंसेप्ट के ऊपर आधारित एमसीक्यू रहता है। तो इसके ऊपर लगभग कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 6 मार्क्स। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो सकता है। मतलब टोटल एमसीक्यूज कितने मार्क के लिए पूछे जाएंगे? 30 मार्क्स। तो सर, शुड वी कंसिडर दिस एज अ अपॉर्चुनिटी और इज इट अ थ्रेट? डिपेंड्स ऑन योर पेपर। प्रिपरेशन तो हम अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करेंगे, बराबर है ना? बट एमसीक्यूज में आपने देखा है बहुत सारे आंसर जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन भी होता है। इकोनॉमिक्स में भी आपने देखा होगा, मैथमेटिक्स में देखा होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत ही क्लोज होंगे। आप कितना अच्छे से पढ़ते हो उसके हिसाब से इसकी मार्किंग आपको कितनी मिलेगी। हाँ, बेस्ट थिंग इज निगेटिव मार्क्स नहीं है, बेस्ट थिंग इज नो निगेटिव मार्क्स। तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करके आने ही है। जो एमसीक्यू छोड़ के आया उसको मैं क्या बोलूं? अगर निगेटिव मार्किंग, सर हम निगेटिव मार्किंग होते हुए भी पूरा अटेम्प्ट करके आते थे, अब तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा का पूरा लिख के आएंगे। ऐसा करते थे क्या आप लोग? नहीं ना, निगेटिव मार्किंग इज मोस्ट डेंजरस, यू नो दिस, राइट? हाँ, तो यहां पे कोई निगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं है, आपके एग्जाम के लिए भी कोई एप्लीकेबल नहीं है, फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे। चलो, पार्ट 2 इज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, यानी फाउंडेशन का जैसे पेपर सॉल्व किया था ना आपने, वैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस बना के दिए जाएंगे। अमालगमेशन फॉर एग्जांपल, रिकंस्ट्रक्शन,
होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, ऐसे नए नए नाम आपको सुनाई देंगे, तो उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसका पैटर्न भी हम लिख लेंगे अच्छे से। इसमें टोटल आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉरी 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी क्वेश्चन, जो पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन होता है। एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एएस बेस्ड क्वेश्चन। आप बिंदास लिखो एएस बेस्ड क्वेश्चन, फ्यूचर में समझ में आ जाएगा। ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे ही ये क्वेश्चन आता है। फिक्स कंपल्सरी क्वेश्चन है, कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा? 14 मार्क्स के लिए। एमसीक्यूज प्रैक्टिकल पार्ट पे भी आ सकते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे मेजॉरिटी आते हैं। एमसीक्यूज मेजॉरिटी कौन से पार्ट पे आते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले पार्ट पे ही आता है। बट ये जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, अभी आपको समझ में आ रहा है ना, पार्ट 1 इज डिफरेंट। आपका पेपर जो होगा वो 2 पार्ट्स में बटेगा। पार्ट 1 इज डिफरेंट, जिसमें 30 मार्क के एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2-2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, मतलब कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। आर यू ऑल गेटिंग इट? समझ में आ रही है बात? हाँ। पार्ट 2 इज डिफरेंट। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा रहेगा? कंपल्सरी रहेगा, जो आपको कंपल्सरी लिखना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक केस बना के देंगे, उसका आंसर आपको जैसे लॉ के आंसर्स लिखते हो ना, वैसे लिखना पड़ता है। प्रोविजंस लिखने पड़ेंगे, आपका केस क्या है, उसके फैक्ट्स क्या है वो लिखने पड़ेंगे, और उसके बाद उसका आंसर आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। यानी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कितने क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे? मोस्टली 3 क्वेश्चंस होते हैं, या फिर 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं। 7-7 मार्क के 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, नहीं तो 5-5-4 ऐसा कॉम्बिनेशन भी करते हैं। टोटल कितने मार्क्स का होता है ये क्वेश्चन? 14 मार्क्स का। कंपल्सरी है मतलब आपको ये लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो 14 मार्क्स गए। आर यू गेटिंग इट? हाँ। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें ए बी, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें मे बी ए बी सी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 ए बी, क्वेश्चन नंबर 5 ए बी, क्वेश्चन नंबर 6 ए बी सी, वॉट एवर। ये कॉम्बिनेशन ए बी का आपको पता है चेंज होता रहता है। इज इट राइट और नॉट? तो ये जो अभी बचे हुए कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6, यानी 5 क्वेश्चन में से आपको कितने लिखने होते हैं? 4। आर यू ऑल गेटिंग इट? तो आपको एक ऐसा यहां पे एक लाइन ड्रॉ करना है और यहां पे लिखना है अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5। तो इन 5 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन लिखने हैं। आर यू ऑल गेटिंग इट? बहुत सारे बच्चे अक्सर एंड में, हाँ मतलब शुरुआत में सब लोग सब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आपको भी पता है जैसे ही क्लासेस खत्म हो जाती है उसके बाद आपको थोड़ा स्टडी घर में स्टडी करने के लिए आपको समय मिल जाता है फ्यूचर में। उसी में दिवाली आ जाती है, दशहरा आ जाता है। आपके एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, बट आपके एग्ज़ाम में मई महीने की छुट्टी आएगी, गर्मी आएगी, राइट, जनवरी में फेस्टिवल्स आ सकते हैं। तो बच्चे बाद में घर जाके थोड़ी पढ़ाई अगर नहीं करते हैं तो बाद में पूछते कि सर ऑप्शन रखना अलाउड है क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो कंपलसरी है और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे पूछा जाएगा। हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर दिस? 27। अब 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से ये हार्डली 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो पहली चीज ये है कि ऑप्शन कुछ भी नहीं रखना है, रख नहीं सकते, कौन सा रखो? अब 27 में से कौन से 3 पूछेंगे? सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, इंपॉर्टेंट एरियाज का लिस्ट बताओ। हम बता सकते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं बता सकते। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एग्जाम एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं कि हाँ जनरली इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर हमारा नसीब खराब है तो जो हमने ऑप्शन में रखे वही पूछे जा सकते हैं। तो मेरा सजेशन तो आपको यही रहेगा कि हमें सारी की सारी चीजें करनी ही है। हाँ बट मान लो कोई प्रैक्टिकल चैप्टर आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट जाता है या फिर उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यहां पे हम एक स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 2 to 6 में से कोई भी एक क्वेश्चन मैं ऑप्शन में रख सकता हूं और इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे।
तो आपके टोटल 7 प्रैक्टिकल चैप्टर में से कोई एक आधा चैप्टर अगर आपका अच्छे से प्रिपेयर नहीं होना है हुआ है तो आपको चिंता नहीं करनी है बिल्कुल। आप एक क्वेश्चन ऑप्शन में रख भी सकते हो और पूरा 100 मार्क का पेपर लिख भी सकते हो। तो मान लो आपका बैड लक ही खराब है और उस पे क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपने ऑप्शन में रखा है, तो वो क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा फिर। आर यू गेटिंग इट? बट बची हुई सारी तैयारी अगर आप ठीक से करते हो तो पूरा 100 मार्क्स का पेपर भी आप अच्छे से लिख सकते हो। आर यू ऑल गेटिंग इट माय फ्रेंड्स? तो यस, आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5। तो आई होप आपको पेपर का पैटर्न समझ में आया होगा। ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होते हैं? ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 14 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 14 मार्क्स का होता है। तो सर उसमें ए बी कितने कितने मार्क्स का होता है वो इंस्टीट्यूट डिसाइड करता है। तो मे बी मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में ए क्वेश्चन 10 मार्क के लिए पूछा गया तो बी कितने का रहेगा? 4 मार्क का रहेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे भी आ सकता है। आर यू ऑल गेटिंग इट? हाँ, मान लो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन ए 5 मार्क का है, दूसरा क्वेश्चन बी 5 मार्क का है, सी कितने मार्क का आएगा? 4 मार्क का। तो 14 मार्क्स के ये कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन, मतलब आपको कितने मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे? 56 मार्क्स का पेपर इसके ऊपर रहेगा 2 to 6 में, और ये ऊपर वाला 14 मार्क्स। 56 + 14 कितना हो गया टोटल? 70 मार्क्स। वैसे तो आपका पेपर 130 मार्क या फिर 125 मार्क का होता है, ठीक है, ऑप्शंस पकड़ के, बट हमें लिखना कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का। हैव यू अंडरस्टूड द पेपर पैटर्न? सर पहले ही पेपर पैटर्न डिस्कस कर दिया, क्यों? अभी हम पेपर पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें थ्योरी क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ना के बराबर है। थ्योरी क्वेश्चंस मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग गिवन अंडर AS 7, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के चांसेस ना के बराबर है। अगर आया तो कितने मार्क्स के लिए आ सकता है? 4 या 5 मार्क के लिए एक आध क्वेश्चन आ सकता है, वो भी आपने पिछले या पिछले जन्म में बहुत सारे पाप किए हैं तो। आर यू ऑल गेटिंग दैट? मतलब मुझे बस बताना है कि थ्योरी पेपर 50 मार्क का हो गया है अकाउंट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा थ्योरी रट्टा मारना है। आपको वो अच्छे से समझ लेना है, आपको वो अच्छे से पढ़ना है, सो दैट आप MCQ क्वेश्चंस अच्छे से लिख पाओ। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? MCQ क्वेश्चंस बहुत ही क्लोज होते हैं, जो उसमें जो ऑप्शंस दिए जाते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं। तो अगर आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका जो सेपरेट क्वेश्चन बैंक वगैरह लगेगा वो सब आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मटेरियल आपको पूरा दिया जाएगा, बस आपको करना क्या है? पढ़ने का काम करना है। ठीक है, तो मोस्टली थियरी बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो 30 मार्क्स तक कहां पे कवर हो जाते हैं? MCQs में कवर हो जाते हैं। मतलब हमें मन लगा के बस पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। ईच एंड एवरी पार्ट शुड बी अंडरस्टूड, तब जाके वो हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। आर यू ऑल गेटिंग इट? हाँ, और ये 14 मार्क का क्वेश्चन भी थ्योरी में ही आएगा, क्योंकि इसमें हमें लिखना है प्रॉपरली, अच्छे से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आंसर लिखना है, जैसे लॉ में लिखते हो ना वैसे। तो यहां पे हमें थोड़ी सी मेहनत लगानी है। हाँ, बट ये भी मजेदार होता है क्वेश्चन, ये भी केस स्टडी बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं, और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमने 2-2 क्वेश्चन बैंक बनाए, लगभग 600 पेजेस आपको वहां पे मिलने वाले पढ़ने के लिए। ठीक है, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे 30-30, 40-40 क्वेश्चन का कंपाइलेशन करके आपको दिया जाएगा। बस उतना करोगे ना तो मोर देन इनफ है। सारे MTP, सारे RTP, सब चीजें उसमें कवर्ड है। आपको कोई भी दूसरा बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, क्लास नोट्स पढ़ोगे तो मोर देन इनफ है। Why I am telling you the paper pattern? Because यहां पे ही आपका लगभग 60 मार्क का प्रिपरेशन हो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करके, एंड बचा हुआ जो है वो हमारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स होंगे, वहां पे तो आप अच्छा हमेशा ही परफॉर्म करते आए हो। तो 55 मार्क्स का पेपर आपका कहां से आएगा? 50 to 55 मार्क्स का प्रैक्टिकल पार्ट से आएगा। लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट में एक प्रॉब्लम होती है, आपको भी पता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एंड इंटर में तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स है, तो हमें दोनों का बैलेंस करना है। ठीक है, तो इन ऑल अगर हम ICAI के सिलेबस की बात करें हमारे पेपर नंबर 1 की, तो उन्होंने कितने मॉड्यूल्स में वो बांटा है? 3 मॉड्यूल्स में। अगर आप ICAI के बुक्स देखते हो तो 3 मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3, जिसमें मॉड्यूल 3 जो है उसमें सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स लेके गए हैं वो, एंड सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बांटे हैं उन्होंने मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 में। उनका पैटर्न कैसा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उसके नीचे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, बट मैंने स्टूडेंट के कन्वीनियंस के लिए टोटल ये पूरा सिलेबस
5 बुक्स में डिवाइड किया है। कितने बुक्स में? 5 बुक्स में, जो आपको प्रोवाइड की जाएगी एज सुन एज आवर डेमो लेक्चर्स आर ओवर। ठीक है, पहला जो बुक मिलेगा आपको दैट इज एएस कंसेप्ट बुक। कौन सा बुक है? एएस कंसेप्ट बुक। मैंने जैसा कि बताया आपको, आईसीएआई ने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 मॉड्यूल में बांटे हैं। मैंने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंसेप्ट एक ही मॉड्यूल में लाए हैं। आर यू गेटिंग इट? 1 to 27 जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है आपके सिलेबस में, वो सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंसेप्ट आपको इस बुक में मिलेंगे। कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। कंसेप्ट इन द सेंस क्या सर? पूरी थियरी यहां पे मिलेगी। यानी कुछ भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो दिया हुआ है वो पढ़ना है आपको, आप यहां पे आओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये पहले 3 चैप्टर्स है, उसके बाद ये देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 यहां से शुरू होता है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है वगैरह वगैरह वो सारी बातचीत हम लोग करेंगे। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, थ्योरेटिकली व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज गिवन इन दिस बुक, एएस कंसेप्ट बुक। आर यू गेटिंग इट? और उसके साथ साथ इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी तैयारी करने के लिए हमने क्वेश्चन बैंक बनाए हैं 2 वॉल्यूम से। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चंस यहां पे पिक किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं दिखाऊं आपको तो एएस 1 के जो क्वेश्चंस हैं, जस्ट अ सेकेंड, मान लो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे, अच्छे से प्रेजेंट भी किए हैं। यहाँ पे रेफरेंस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ये केस स्टडी है, मान लो ये क्वेश्चन है, देखो तो ये क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से दिया है। उसका रेफरेंस क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कौन से प्रोविजन पे वो क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद उसका एनालिसिस क्या है, और हमें फाइनली आंसर क्या लिखना है। ऐसे सभी आंसर्स आपको इन 3 पार्ट में डिवाइड करके दिए गए हैं। ठीक है, तो ये 2 वॉल्यूम्स में आपका क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए 2 एमसीक्यू के बुक्स बनाए हैं मैंने। एक एमसीक्यू बुक जिसमें आपको लगभग 90 पेजेस का बुक मिलेगा, जिसमें सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस, अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस कहाँ से पिक किए हैं, आईसीएआई के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस इसमें हैं, तो आपको मॉड्यूल रेफर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आईसीएआई बीओएस पोर्टल पता है आपको, उनका एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस दिए हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस आप एप्लीकेशन पे कब सॉल्व करते बैठोगे, करना है तो बाद में करो, आई डोंट माइंड। हाँ, बट वो सारे क्वेश्चंस मैंने देख के कंपाइल किए हैं, सभी इस बुक में कवर्ड है, प्लस और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसमें कवर्ड है। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए जो बुक चाहिए वो अपना रेडी है, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी मोस्टली केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका ज्यादा कंपाइलेशन इंडिया में किसी के पास अवेलेबल नहीं है, वो केसेस जैसे जैसे बना रहे हैं। अभी तक आपके एग्जाम के पहले कितने एग्जाम्स हुए हैं न्यू सिलेबस में? 2 एग्जाम्स हुए हैं, एक जून में हुआ था और एक सितंबर में हुआ है, राइट। तो उन जून एंड सितंबर के एग्जाम में जो जो पब्लिकेशंस आईसीएआई ने रिलीज किए थे, आरटीपीज 2-2 एमटीपीज हर अटेम्प्ट के लिए, बराबर है, और एंड मेन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, तो उसमें जितने भी केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे मैंने एक जगह पे कंपाइल किए हुए, तो ये भी आपको एमसीक्यू बुक में इंक्लूडेड मिलेगा। ठीक है, तो अभी कितने बुक हुए टोटल? कंसेप्ट बुक एक हुआ, उसके बाद 2 क्वेश्चन बैंक, एक एमसीक्यू बुक, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? प्रैक्टिकल चैप्टर्स बुक। ये एक बुक आपको मिलेगा, यानी कुल मिला के कितने बुक्स मिलेंगे आपको? 5 बुक्स। ठीक है, प्रैक्टिकल चैप्टर्स बुक जो है उसमें सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स मैंने कवर किए हैं। कितने हैं टोटल? 7। ठीक है, तो ये 7 प्रैक्टिकल चैप्टर्स के ऊपर आपको ये पता है मोस्टली कंसेप्ट्स आर गिवन हियर, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम प्रैक्टिस करने के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिटरली हमें अकाउंट्स वगैरह बनाने हैं, बैलेंस शीट, P&L वगैरह सब बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल चैप्टर बुक में जितने टॉपिक इन्वॉल्व है उसके ऊपर लगभग आपका 50 से 60 मार्क का, 50 से 55 मार्क का क्वेश्चन पेपर आएगा, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे 50 से 55 मार्क का पेपर आएगा। मैंने बताया आपको कि पेपर में आपको लगभग 125 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से 25 मार्क का जो होता है वो आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। आर यू ऑल गेटिंग इट? सो दिस इज हाउ आवर सिलेबस इज डिजाइन। अगर मोटा मोटा बात करूं तो सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, प्रैक्टिकल पार्ट हमें अलग से पढ़ना है एंड स्टैंडर्ड्स वाला पार्ट हमें अलग से पढ़ना है। जोर सबसे ज्यादा कहां पे है? स्टैंडर्ड्स पे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या होता था, एक 7-8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्रुप 1 में थे, एक 10-12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्रुप 2 में थे, बचे हुए फाइनल में पढ़ाए जाते थे।
अभी आपको इंटरमीडिएट में ही पूरा ज्ञान दिया जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग दिस माय फ्रेंड्स? फाइन, चलो, तो दिस इज योर सिलेबस। अक्सर कुछ कुछ फैकल्टीज पहले दिन सिलेबस में हर चैप्टर में क्या क्या है वो एक्सप्लेन करते हैं, बट मुझे लगता है कि दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर दिस सब्जेक्ट, फॉर एनी अदर सब्जेक्ट इट मे बी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है अभी मैं बता के क्या करूं आपको, और आप क्या चाणक्य हो क्या कि आज जो बताऊंगा वो लास्ट दिन तक याद रखोगे? इज इट राइट? वैसे भी हम धीरे धीरे एक एक चीज पढ़ने ही वाले हैं, तो हम लोग अभी डायरेक्टली हमारे मेन सिलेबस के साथ ही शुरू करते हैं। तो आज हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। तो राइट डाउन, आर यू गेटिंग दिस माय फ्रेंड्स? या सिलेबस दिखाऊं मैं आपको पढ़ के या लिखवाऊं? आई थिंक देर इज नो पॉइंट इन दैट। मैं बोलूंगा ये टॉपिक का नाम लिखो वगैरह वगैरह। बस आपको याद क्या रखना है, सिलेबस दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। कौन से दो पार्ट्स है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिकल चैप्टर्स। सर ने सब डिवाइड करके बुक्स में ही दे दिया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हम प्रैक्टिकल चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी खत्म करेंगे, ठीक है ना? सर ये क्या चक्कर है? दोस्तों AS 13 जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, आई रिपीट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, यानी अकाउंट्स बनाने के लिए भी बोले जाते हैं। लगभग 14 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 10 मार्क का तो मिनिमम पूछा ही जाता है। आर यू गेटिंग इट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके साथ साथ हम लोग क्या कवर करेंगे? एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी अच्छे से कवर करेंगे। अब सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? अभी तक हमने कभी सुना नहीं, फाउंडेशन में था लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता था, इसलिए हमने उसको कभी पढ़ा भी नहीं था। बिल्कुल राइट स्ट्रेटजी थी। इज इट राइट और नॉट? फाइन, बट ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, क्योंकि आज मैं डायरेक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 शुरू करूंगा। ये सुनते ही कुछ बच्चों को टेंशन आया होगा, सर हमें AS भी पता नहीं है तो कैसे? तो दोस्तों मान लो यहां पे कोल्हापुर में एक अकाउंटेंट है और मान लो दिल्ली में एक अकाउंटेंट है, दोनों का बिजनेस सेम है, यानी बिजनेस है उनका, अकाउंटिंग करने वाला कोई एक इंसान है, दोनों बिजनेस सेम है। बात पकड़ में आ रही है बच्चों? दोनों के दोनों बिजनेस सेम है। अब मान लो दोनों ने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, दोनों ने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, कितने रुपए में? 10 लाख रुपए में, जिसकी लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। सब लोगों को केस स्टडी समझ में आ रहा है? फाइन, दोनों ने खरीदा, कोल्हापुर के बिजनेस ने भी खरीदा, दिल्ली के बिजनेस वाले ने भी ये 10 लाख रुपए में प्लांट खरीदा। ये प्लांट एंड मशीनरी को ना इंस्टॉल करने का खर्चा मान लो 5 लाख रुपए। कितना है? 5 लाख रुपए। तो दोस्तों बताइए इसका अकाउंटिंग कैसे होना चाहिए? कैन यू टेल मी जर्नल एंट्री ऑफ दिस ट्रांजैक्शन? अभी इंडिया में कहीं पे भी प्लांट एंड मशीनरी खरीदो, अकाउंटिंग तो सबको सेम पढ़ाया जाता है ना, तो कैन यू प्लीज टेल मी जर्नल एंट्री ऑफ दिस ट्रांजैक्शन? व्हाट विल यू डू? 15 लाख रुपए मैंने बैंक से पे किए, 10 लाख मैंने वेंडर को पे किए है मशीन खरीदने के लिए, और 5 लाख मैंने मान लो हमारे कंपनी के एम्प्लॉइज को पे किए जो इंस्टॉल कर रहे हैं मशीन। इंस्टॉलेशन इज नॉट सो इजी, मशीन को हमें यूज करना है तो जमीन के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वहां पे हमें कॉलम्स बनाने हैं, इसलिए हमने गड्ढा खोदा वहां पे, फिर उसमें कॉलम्स बना दिया और उसके ऊपर मशीन रखना है, हमें नट बोल्ट से फिट करना है, तभी वो मशीन अच्छे से वर्क करता है, नहीं तो वो मशीन वर्क नहीं करेगा। आर यू ऑल गेटिंग इट? तो उसका खर्चा कितना आया इंस्टॉलेशन का? 5 लाख, और मशीन को खरीदने का खर्चा कितना है? 10 लाख। दोनों पैसे कहां से गए? बैंक से। तो मैं आपको आधा काम करवा देता हूं, आप थोड़े थोड़े पहले दिनों में शाय होते हो मुझे पता है, बाद में बड़बड़ बड़बड़ शुरू करते हो, तो शुरुआत में सब लोग शांत बैठना पसंद करते हैं, तो मैं आपका आधा काम चलो कंप्लीट कर दिया। टू बैंक 20 लाख रुपीज होगा। डेबिट कौन से खाते करोगे? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितने रुपए से? 10 लाख रुपए से या 15 लाख से? अरे बोलिए, 10 लाख या 15 लाख? जोर से बोलना है देखो। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 15, कुछ बच्चे 10 बोल रहे हैं। तो मान लो कोल्हापुर के अकाउंटेंट ने 15 लाख रुपए, अरे 20 लाख कैसे हुआ? सॉरी माय मिस्टेक, 15 लाख, ठीक है ना? आप उसके लिए चिंतित थे, ओके सॉरी। तो ये 15 लाख और ये प्लांट एंड मशीनरी डेबिट कितने से होगा? 15 लाख या 10 लाख? तो मान लो कोल्हापुर के अकाउंटेंट ने 15 लाख डेबिट किया, वही दिल्ली वाले ने भी यही प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था, उसको भी 5 लाख का इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ, तो उसने क्या कर दिया? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 10 लाख
इंस्टॉलेशन चार्जेस जो कि वो P&L को भेजने वाला है 5 लाख टू बैंक अकाउंट कितना 15 लाख, ये एंट्री कर दी। तो होगा क्या, कोल्हापुर का अगर मैं P&L अकाउंट बनाऊं तो P&L अकाउंट में खाली क्या आएगा, डेप्रीसिएशन कितने रुपए पे, 15 लाख पे मान लो 10% है तो कितना आएगा 1.5 लाख रुपए। एंड वही दिल्ली का मैं P&L अकाउंट बनाऊंगा, आई होप यू आर गेटिंग दिस माय फ्रेंड्स, वही मैं दिल्ली का P&L अकाउंट बनाऊंगा तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने आएंगे 5 लाख, आई होप यू आर गेटिंग इट, प्लस डेप्रीसिएशन आएगा 10 लाख का एसेट है उसके ऊपर 10% यानी कितना 1 लाख। तो दोस्तों कुल मिला के P&L अकाउंट में यहां पे कितने पड़ रहे हैं 6 लाख रुपए दिल्ली में, वही हमारे कोल्हापुर के P&L अकाउंट में कितने पड़ रहे हैं 1.5 लाख रुपए। बात को जरा समझ लो, तो प्रॉफिट किसका ज्यादा दिखेगा, कोल्हापुर वाले बिजनेस का प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। क्या दोनों के खर्चे बिल्कुल सेम टू सेम थे, यस दोनों ने मशीन सेम टू सेम अमाउंट का खरीदा था, यस इंस्टॉलेशन चार्जेस भी सेम टू सेम थे, टर्नओवर भी लगभग सेम टू सेम है, तो प्रॉफिट सेम टू सेम दिखना चाहिए था। बट इस अकाउंटिंग पॉलिसी के कारण प्रॉफिट इनका अलग दिख रहा है और इनका अलग दिख रहा है, यानी एक ही कंट्री में जो दो सिमिलर बिजनेसमैन हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग रिजल्ट दिखा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज नहीं की जा रही है। आई होप यू आर गेटिंग इट, दिस इज द प्रॉब्लम माय फ्रेंड्स। अगर हम सब लोगों को वो अकाउंटिंग अपने हिसाब से करो ऐसा बोले तो सब लोग अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करते जाएंगे। तो क्या अकाउंटिंग करने के लिए भी कोई सेट स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कोई रूल्स होने चाहिए? आंसर इज यस। तो अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पढ़ते हो तो उसमें बताया गया है मशीन जब तक रेडी नहीं होता है तब तक जो जो खर्चे करते हो वो सबके सब खर्चे क्या होने चाहिए, उस एसेट में कैपिटलाइज होने चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गया भाड़ में। आपको अगर बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट समझ में आता है तो उसमें आपने मैचिंग कंसेप्ट सुना है कि नहीं सुना है? यस। तो मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस मैच होने चाहिए दोस्तों। ये या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट आपने सुना है कि नहीं सुना है? तो ये 5 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसके लिए हमें बेसिक्स रिवाइज करने पड़ेंगे। जो खर्चे हमें 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं उन खर्चों को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड बाकी सारे खर्चे जो 1 साल से कम पीरियड के लिए बेनिफिट दे रहे हैं उनको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। दोस्तों ये इंस्टॉलेशन चार्जेस जो हमने खर्च किए हैं 5 लाख रुपए के, ये कौन सा खर्च है, बेनिफिट कितना है इसका? अभी मान लो ये प्रोजेक्टर का एग्जांपल मैं हमेशा देता था फाउंडेशन के बैच में। प्रोजेक्टर मैंने मान लो 1 लाख रुपए का खरीदा और उसको जो स्टैंड लगता है वो लगाने का खर्चा 20,000 है। तो वो 20,000 रुपए मैंने खर्च किया है स्टैंड लगाने के लिए, उसका लाइफ कितना है, जितना प्रोजेक्टर यूज करूंगा उतना ही वो स्टैंड भी यूज करूंगा। मे बी प्रोजेक्टर बदलेगा लेकिन स्टैंड वही रहेगा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? यानी उस प्रोजेक्टर के स्टैंड को लगाने का जो 20,000 खर्चा है उससे जो बेनिफिट मिलेगा मुझे वो 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए है। यानी उस स्टैंड को यूज करके मैं इनकम हर साल कमाता जाऊंगा ना। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो इनकम आएगी अलग अलग अकाउंटिंग ईयर में, लेकिन 20,000 का पूरा एक्सपेंडिचर आपका जाएगा एक ही अकाउंटिंग ईयर में, अगर आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझते हो। तो आपका ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको बता ही रहा है कि ये इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको कैपिटलाइज करने चाहिए। फिर भी लोगों के अकाउंटिंग कंसेप्ट इतने अच्छे नहीं होते, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने, यानी हमारे डियर इंस्टीट्यूट ने, जिनके हम मेंबर बनने का प्रयास कर रहे हैं, मैं हूं, आप बनने का प्रयास कर रहे हो, इज इट राइट? हाँ, तो दोस्तों आप लोगों ने ICAI ने इनिशिएटिव लिया कि चलो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं पूरे दुनिया इंडिया के लिए। आर यू गेटिंग इट? और इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं आज तक? टोटल 29 बनाए हैं, टोटल 32 बनाए हैं। बट चलो वो कहानी कभी बाद में पहले चैप्टर में बता दूंगा। AS जब मैं रियल में पढ़ाना शुरू करूंगा ना, आज भी AS ही पढ़ेंगे लेकिन प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, ये चैप्टर खत्म होते ही हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, तो उसमें ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है, कैसे बनते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, इट इज ऑल थियोरेटिकल, तो वो थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, चलेगा ना?
हाँ, आज मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। आई होप आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आ चुका है। एक ही ट्रांजैक्शन लेकिन अकाउंटिंग अलग अलग करने से हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग दिख सकती है, जिसके कारण हमारा सेम बिजनेस होके भी प्रॉफिट अलग अलग दिखेगा। तो ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर करने लायक है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब समझते हो क्या? पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलो बताइए, कोल्हापुर में जो पी एंड एल बना एंड दिल्ली में जो पी एंड एल बना, क्या वो कंपेयर करने लायक है? आंसर इज नो। वाई? बिकॉज इसने अलग अकाउंटिंग पॉलिसी यूज की है और इस दिल्ली वाले ने अकाउंटिंग पॉलिसी अलग यूज की है। एक ने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया है और एक ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया है। तो दोनों का प्रॉफिट कंपेयर करने लायक है ही नहीं। तो इतना सब करके क्या फायदा? आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाते हैं? सो दैट हम कंपेयर कर पाए, हमें हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है या कंपटीटर का परफॉर्मेंस अच्छा है ये समझ में आए। देयर आर मेनी पर्पजेस फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। उसमें से ये एक भी पर्पज है, कंपैरिजन शुड बी फैसिलिटेटेड। आर यू गेटिंग इट? तो ये कब पॉसिबल है कंपैरिजन? अगर पूरे इंडिया में सब लोग एक जैसा अकाउंटिंग करना शुरू करते हैं तो ही ये पॉसिबल है। तो हमें ऐसे टोटल कितने स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं? 27। यानी इट इज लॉ ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोल रहा हूं सर? लॉ ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कैसे करना है उसका भी कानून है। हाँ, बस ये क्या है, ये एक्ट की तरह पब्लिश नहीं हुआ। आर यू ऑल गेटिंग इट? इंडिया में एक्ट बनाना है तो क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, मे भी आपने पहले लेक्चर में देखा होगा। आज लॉ का ही था ना पहला, या फिर फाउंडेशन में सुना होगा। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो यहां पे कंपनीज एक्ट के अंडर आईसीएआई को पावर दी गई है। कंपनीज एक्ट के अंडर आईसीएआई को पावर दी गई है कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाओ और बस हमें दे दो। आप जारी नहीं कर सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आप किसी के ऊपर लगा नहीं सकते हो, आप बस बनाने का काम करो। क्यों? क्योंकि आप इंडिया की एपेक्स अकाउंटिंग बॉडी हो। इंडिया में सबसे टॉप पे कौन सी अकाउंटिंग बॉडी है? अवर डियर इंस्टीट्यूट। ओके, तो इनको बस अधिकार मिला है कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाओ और फिर आप एमसीए को दे दो। वो एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कंपनी का कामकाज देखते हैं, उनको हमें वो देने होते हैं। फिर एमसीए वाले पढ़ते उसको अच्छे से समझते हैं। सीए लोगों ने बनाए हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन फाइनल करता है? ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, एमसीए डिपार्टमेंट वाले। फिर वो गैजेट होके कंपनीज को अप्लाई किया जाता है। ये सारी कहानी हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे? हमारे चैप्टर नंबर 1 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंसेप्ट बुक। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता कैसा है, पूरी डिटेल कहानी पढ़ेंगे वहां पे। अभी बस मुझे बताना यही है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें सेट ऑफ रूल्स बना के देता है फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। तो आईसीआई ने क्या किया, ऐसे कौन से एरियाज है जिसमें कंफ्यूजन्स है वो ढूंढने शुरू कर दिए। आर यू ऑल गेटिंग इट? और हर एरिया जहां पे अकाउंटिंग में कंफ्यूजन्स है कि हाँ एक से ज्यादा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पॉसिबल है, वहां पे इन लोगों ने फोकस करके उन एरिया का अकाउंटिंग कैसे करना है वो बताना शुरू कर दी। अब ऐसा और एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने एक लैंड खरीदा, ठीक है, 2 करोड़ का लैंड है। यू नो, वेन एवर यू परचेस समथिंग इन इंडिया यू हैव टू पे टैक्सेस। तो मान लो लैंड खरीदते ही गवर्नमेंट ने स्टैंप ड्यूटी लगा दी उसके ऊपर। कौन सी ड्यूटी? स्टैंप ड्यूटी। लगभग 6% कुछ तो है। तो 2 करोड़ का 6%, ठीक है, 2 करोड़ का 6%, जो भी अमाउंट आता है, 12 लाख, 1,20,000, वट एवर, 12 लाख पकड़ के चलो, परसेंटेज में जान दो। 12 लाख रुपए का मैंने क्या भरा? स्टैंप ड्यूटी भरा। अब आप बताओ, 2 करोड़ की लैंड खरीदी अपने लैंडलॉर्ड के पास से, करेक्ट बोल रहा हूं मैं? 12 लाख का टैक्स अपने सरकार को दिया। अब इस 12 लाख का अकाउंटिंग मैं कैसे करूं? क्या इसको लैंड का ही कॉस्ट समझू, या इसको खर्चा समझू, या इसको एक सेपरेट एसेट समझू? एसेट तो बोल नहीं सकता क्योंकि एसेट के डेफिनेशन में बैठता नहीं है। एसेट इज दैट थिंग जिससे मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने चाहिए। क्या इस टैक्स से मुझे कुछ मिलता है? अब पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अब ये 12 लाख का अकाउंटिंग कैसे करूं? ये कंफ्यूजन वाला एरिया है कि नहीं? तो आईसीएआई ने इनिशिएटिव लिया, आईसीएआई ने इस एरिया को आइडेंटिफाई किया। एंड ये लैंड अपना क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है। तो पीपीई पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर दिया, यानी फिक्स एसेट पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर दिया। फिक्स एसेट रिलेटेड सारे जो मैटर्स है वो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एड्रेस कर दिए गए। फिक्स एसेट रिवैल्यू करने हैं कि नहीं करने हैं, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होगा,
वो आपको AS 10 में, यानी फिक्स एसेट रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग जानना है जाओ और कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ो, AS 10। हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। अब वैसा ही एक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट, P&L, ओके, वैसा ही एक एरिया है कौन सा, इन्वेस्टमेंट का। वैसा ही एक एरिया है कौन सा, इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग करना है तो बहुत सारे कंसर्न्स वहां पे भी है। अब जैसे कि मान लो मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। शेयर्स 10 लाख रुपए के हैं, लेकिन आपको तो पता ही है शेयर्स खरीदने पे अभी हम डायरेक्टली शेयर्स नहीं खरीद सकते स्टॉक एक्सचेंज से, हमें किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना पड़ता है। तो ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकरेज लेता है। मान लो मैंने 10 लाख के शेयर्स खरीदे और 1 लाख का ब्रोकरेज पे किया, ब्रोकर ने वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया ना हमें, तो उसको 1 लाख रुपए देने पड़ते हैं हमें। लेना है तो ले लो, नहीं तो आप मार्केट में शेयर्स मत खरीदो। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? आपको शेयर डिमैट अकाउंट वगैरह है कि नहीं किसी का, तो ब्रोकरेज भरना पड़ता है आपको शेयर्स खरीदने के बाद। तो अब सवाल यह है कि इस ब्रोकरेज को मैं इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट समझू या फिर उसको P&L में भेज दूं एज ए एक्सपेंडिचर। कंफ्यूजन है कि नहीं यहां पे? तो दोस्तों ऐसे कंफ्यूजन में अकाउंटिंग कैसे करना है वो आपको कौन बताएगा, AS 13। यानी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सारे मैटर्स कहां पे पढ़ने हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में। यानी मैं अभी आपको डायरेक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा दूं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आर यू गेटिंग इट? मतलब आपको पता नहीं था ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, मैंने बता दिया। व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? सेट ऑफ रूल्स। किसके सेट ऑफ रूल्स? किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे। जैसे कि अभी AS 13 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट के अकाउंटिंग के रूल्स, ठीक है ना। एक एक करके सारे रूल्स पढ़ेंगे और उनके ऊपर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके हिसाब से अकाउंटिंग करना है। कितना आसान है देखो ना, कॉमर्स स्ट्रीम। आप लोग खाली पीली टेंशन लेते हो, जैसे कि मतलब अभी आपने देखा होगा CA करने आए हो तो लोग ऐसे घूर घूर के देखते, CA करता है, देखते कि नहीं देखते? मैं तो पास हुआ तो मेरे पे यकीन नहीं कर रहे थे लोग, तुम कैसे पास हो सकते हो? देखो बहुत ही सिंपल एंड इजी स्ट्रीम है कॉमर्स, कुछ भी नहीं है, बस मेहनत ज्यादा है। बिना मेहनत के वैसे भी कहीं पे भी कुछ नहीं मिलता है, हाँ, तो ये भी याद रखना। तो दोस्तों यहां पे कॉमर्स में करना क्या होता है, रूल्स बना के रखे हैं, वो रूल्स बस समझने होते हैं, रिमेंबर करने होते हैं, इंप्लीमेंट करने होते हैं, दैट्स इट। साइंस में वैसा नहीं है ना, साइंस में रॉकेट उड़ाना है, थ्योरी दिया हुआ है, बट थ्योरी पढ़ के सच में आप रॉकेट उड़ा सकते हो? सच में वो समझ में भी लेना है और उसमें इन्वेंशन का भी चांस है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? मे बी किसी ने रॉकेट उड़ाने के लिए कोई दूसरा फ्यूल सजेस्ट किया होगा, आप लोग कोई ऐसा फ्यूल ढूंढ निकालोगे कि वो और काम आसान हो जाएगा। साइंस में स्कोप ही स्कोप है, साइंस में दिमाग लगाने का फुल चांस है, साइंस में नई नई चीजें खोजने का चांस है। कॉमर्स में ऐसा कुछ नहीं है, कॉमर्स में मतलब इतना इजी है ये बता रहा हूं, कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ, साइंस चलाने के लिए पहले कॉमर्स भी होना चाहिए, पैसे का मैनेजमेंट कहां से करेंगे, उसके लिए कॉमर्स आना ही पड़ेगा। तो हमारी स्ट्रीम कुछ कम नहीं है, कुछ ज्यादा भी नहीं है, बस मुझे इतना ही हाईलाइट करना है यहाँ पे कि CA कोर्स डिफिकल्ट नहीं है, CA कोर्स वास्ट है। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक एंड एक एरिया अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो बोलो क्या प्रॉब्लम है आपको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ठीक है। सब लिखा हुआ है, समझना जरूरी है, समझने के लिए स्वरूप सर की मदद लगेगी। डायरेक्टली पढ़ने जाओगे तो आपके इंटरप्रिटेशन स्किल अभी तक इतने डेवलप नहीं हुए। हमारा काम क्या है एज अ टीचर, आपके वो इंटरप्रिटेशन स्किल्स को डेवलप करना। जैसे कि अभी इन्वेस्टमेंट के केस में ये स्टैंडर्ड में लिखते हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन शुड बी डन एट कॉस्ट। क्या लिखते हैं? इनिशियल रिकॉग्निशन शुड बी डन एट कॉस्ट। क्या समझे? इनडायरेक्टली ये लोग कहना चाहते हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हो तो उसको कॉस्ट पे बुक्स में रिकॉर्ड करो, उसकी एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या आज तक आपने इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री नहीं की? फाउंडेशन के कितने सारे क्वेश्चन में आपने इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री करी है और उसको आपने कॉस्ट पे रिकॉर्ड भी किया है, बट आपको पता नहीं था कि दैट वाज द इनिशियल रिकॉग्निशन। यानी टेक्निकल लैंग्वेज होती है ना यहाँ पे स्टैंडर्ड्स में, तो वो समझना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होता है, इसीलिए स्वरूप सर की मदद चाहिए। हम उसको एकदम आसान भाषा में करके समझाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, इनिशियल रिकॉग्निशन शुड बी डन एट कॉस्ट मतलब क्या, ये हमारा काम है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो शैल वी स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर, AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। राइट डाउन।
AS 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो दोस्तों जब ICAI ने ये स्टैंडर्ड इशू किया उसका नाम क्या रखा? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। आपको बच्चों बैलेंस शीट याद है क्या? अपनी T फॉर्मेट वाली बैलेंस शीट, ठीक है, जिसमें एक साइड कौन सा होता था? एसेट साइड, और एक साइड कौन सा होता था? लायबिलिटी साइड। तो एसेट साइड की बात कर रहा हूं। इस एसेट साइड में हम जनरली कौन से एसेट लिखते थे? फिक्स एसेट लिखते थे। उसके बाद हम लोग मोस्टली क्या लिखते थे? इन्वेस्टमेंट्स लिखते थे। तो सर इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंटिंग करते समय क्या क्या रूल्स आपको है वो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में समझाए गए हैं। सर इसमें क्या है? इन्वेस्टमेंट्स के केस में क्या ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट माय फ्रेंड्स? कैन यू टेल मी इन सिंपल लैंग्वेज? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कैन यू टेल मी डिफरेंस बिटवीन फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट? सिंपल भाषा में इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों हम लोग बिजनेस करते हैं क्यों? सो दैट हम प्रॉफिट कमाएं। बिजनेस प्रॉफिट कमा के देता है आपको। जैसे कि मान लो ये बैलेंस शीट है ना, मान लो मैंने मेरे बिजनेस में 10 लाख रुपए कैश इंट्रोड्यूस की, तो पहले वो क्या होता है? कैश हमारा यहाँ पे 10 लाख रुपए का आ जाता है। फिर इस कैश को कन्वर्ट करके मैं क्या खरीद लेता हूँ? गुड्स, जिसको मैं इन्वेंट्री के नाम से दिखाता हूँ। मान लो मैंने 10 लाख रुपए के गुड्स खरीदे, आर यू गेटिंग इट? तो मेरा बैलेंस शीट ऐसा दिखेगा। फिर ये 10 लाख के गुड्स मैंने कैश में बेचे। कितने में? सॉरी कैसे बेचे? कैश में। लेकिन कितने में बेचे? 20 लाख में। जैसे ही मैं खरीदता हूं उसको मैं परचेस दिखाता हूं कितने का? 10 लाख का। और फिर मैंने उसको बेचा तो मैं सेल दिखाऊंगा कितने का? 20 लाख का। तो दोस्तों अब मेरा स्टॉक नहीं रहेगा, तो मेरी गुड्स नाम की एसेट नहीं रहेगी, बट दिस टाइम मेरा कैश बढ़ के दिखेगा। कितने से? 20 लाख रुपए से। क्या बैलेंस शीट टैली हो रहा है? नहीं। फिर बेटा ये 20 माइनस 10 जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। और ये किसको बिलोंग होता है? ओनर को। तो हम ये कैपिटल में ऐड कर देते हैं। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ऐड प्रॉफिट। तो कितना? ये 10 लाख रुपए। तब जाके बैलेंस शीट हमारा टैली हो जाता है 20 लाख से। तो ये हमारा प्रॉफिट कमा के देने का काम किसका है? बिजनेस का। अभी मान लो बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है और मेरा बिजनेस बहुत सारा प्रॉफिट कमाता है, लेकिन वो मैं वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन बिजनेस में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना, मतलब मेरा बिजनेस एक टॉप लेवल पे पहुंच चुका है। होता है ना ऐसा कभी कभार, कोई नया काम नहीं होता है प्रोजेक्ट में। अगर मेरे पास बिजनेस में पैसे लगाने, मान लो मेरे बिजनेस में ही कैपेबिलिटी है 30-40% रिटर्न कमा के देने की, तो मैं एफडी करूंगा क्या 8% की? आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? अभी ये 10 लाख जो मेरे बिजनेस ने मुझे कमा के दिए वो मैं वापस से बिजनेस में लगा सकता हूं। कैसे? वापस से गुड्स खरीदूंगा। लेकिन बेटा मैं जो गुड्स बेचता हूं उसका डिमांड लिमिटेड है, उसका डिमांड लिमिटेड है। समझ में आ रही है बात? आर यू फीलिंग गुड? तबीयत ठीक है ना आपकी? अच्छा, पानी वगैरह कुछ चाहिए तो बोल दो। नहीं आप ठीक है ना? बराबर वाटते ना? हाँ ओके। तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, ये 10 लाख रुपए पहले से मैंने बिजनेस में लगा के रखे हैं, इससे मैं गुड्स खरीदता हूं, उन्हीं गुड्स को बेचता हूं। अभी ये जो नया 10 लाख आया इसको मैं विड्रॉ करूं या बिजनेस में लगाऊं या एफडी करूं इसकी? मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप बताओ डिसीजन कैसे लोगे? सर एफडी पे ब्याज मिलता है 8%, और अगर आप उसके गुड्स खरीदते हो तो गुड्स आप डबल अमाउंट से बेच सकते हो, यानी 100% का फायदा है। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? तो व्हाट इज द बेटर डिसीजन? टू बाय गुड्स। आर यू गेटिंग इट और नॉट? हाँ। तो दोस्तों बट मान लो मेरे पास अभी गुड्स खरीद के कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कस्टमर नहीं है, जितना बेचता हूं उतना ही कस्टमर अवेलेबल है। अगर मैं नया मटेरियल खरीदता हूं तो वो मेरे पास ही पड़ा रहेगा, मेरे पैसे अननेसेसरी उसमें ब्लॉक हो जाएंगे। तो क्या मैं उन्हीं पैसे को इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकता हूं? यस। तो दोस्तों किसी रिटर्न को पाने के लिए अगर आपने ये पैसे लगाए तो यू कॉल इट एज इन्वेस्टमेंट। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? तो इस इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग कैसे करना है वो हमें समझना है। सर इसमें अकाउंटिंग की क्या बात है? जब हम इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो सिंपल है, इन्वेस्टमेंट परचेस की एंट्री करनी है, और ये इन्वेस्टमेंट बाद में क्या कर देंगे? मे बी मैच्योर हो जाएंगे तो रिडीम कर देंगे, नहीं तो बेच देंगे। शेयर्स वगैरह है तो क्या कर देंगे?
बेच देंगे मार्केट में, तो बेचने के बाद सेल की एंट्री होगी, बात खत्म। बट दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, इसमें इतने सारे छोटे छोटे मैटर्स है जो आपको समझने बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू करेक्टली अकाउंट फॉर द ट्रांजैक्शन। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके ऊपर बहुत सारे एरियाज है जिसके बारे में आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारी नई चीजें आपको पढ़ने को मिलने वाली है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट विथ AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको समझ में आया कि इसके लिए सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसमें बहुत सारे एरियाज है जिसका अकाउंटिंग अभी तक आपको कंफ्यूज करेगा, तो हम AS 13 पढ़ के उसका अकाउंटिंग कर लेंगे, चलेगा? फाइन। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये AS 13 बाय द वे है क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या है ये? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो मैंने मेरे सिलेबस को डिवाइड कैसे किया है? अपने ICAI ने दिए हुए सिलेबस को डिवाइड कैसे किया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट कौन सा है? हमने डिवाइड किया हुआ कंसेप्ट बुक, AS कंसेप्ट बुक। तो टेक्निकली ये कहां पे होना चाहिए था? AS कंसेप्ट बुक में होना चाहिए था। बट अगेन आई एम टेलिंग यू देयर आर सम प्रैक्टिकल चैप्टर्स जो मैंने क्या किए हैं, कहां पे एक जगह पे लाए हैं, प्रैक्टिकल चैप्टर्स बुक में लाए हैं। तो आपको ये सारी चीजें आपके ICAI के मॉड्यूल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मिलेगी। बट मेरे केस में, मेरे नोट्स में ये कहां पे मिलेगा आपको? प्रैक्टिकल चैप्टर्स बुक में मिलेगा। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी प्रैक्टिकल चैप्टर बुक में लिखा है, एज वेल एज प्रैक्टिकल चैप्टर का जो पोर्शन है वो भी इसमें ही कवर किया है। तो हम लोग प्रैक्टिकल चैप्टर बुक का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा? इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इसके साथ रिलेटेड है। ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हम यहीं पे कवर करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। बट इसमें सिर्फ हम कौन से अकाउंटिंग की बात करेंगे? इन्वेस्टमेंट के अकाउंटिंग की बात करेंगे। बैलेंस शीट का एक एसेट साइड का एक एरिया, कौन सा? इन्वेस्टमेंट, उसका बस अकाउंटिंग हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। उसमें सर इतनी सारी चीजें आने वाली है, देखो आप एक एक करके आगे जाके। पहले समझते हैं व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, पहले समझते हैं व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। लेकिन उसके भी पहले हम लोग कुछ थ्योरी भी लिखते हैं सो दैट फ्यूचर में आपको दिक्कतें ना आए। अभी दोस्तों आपके पास समय कितना है इंटर के एग्जाम के लिए? एग्जाम कब आएगा आपका? एनीवन हु इज अपियरिंग इन मे एग्जाम? अच्छा, आप लोग में एग्जाम में अपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो आपको तो पढ़ाई हर रोज करते ही रहना है। आई थिंक आपने ग्रुप 2 के क्लासेस थोड़े बहुत खत्म किए हुए हैं। ओके गुड। एंड बाकी सारे लोगों की एग्जाम कब है? सितंबर में। तो जो बच्चे, ध्यान से सुनना मेरे, जो बच्चे सितंबर में एग्जाम देने वाले हैं उनका एग्जाम यहां से आगे लगभग 10 महीने के बाद है। तो आज जो पढ़ी हुई चीजें हैं वो आपको एंड तक याद रहेगी क्या? अरे कॉन्फिडेंस से बोलो, नहीं रहेगी सर। मैं बोलता हूं नहीं रहेगी, मुझे आज तक का एक्सपीरियंस है। तो ये जो हैंड रिटन नोट्स में बनाता हूं ना लेक्चर्स में पढ़ाते पढ़ाते, उसके 2 फायदे हैं। एक तो पहले आप लोगों का जो बोर्डम है वो निकल जाता है। अभी देखो कुछ बच्चे बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, भूख लगी है, ठीक है, नींद भी आ रही होगी, तो वो लिखने से क्या होता है, आप सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हो। ये एक उसका मेन फायदा है। एंड दूसरा फायदा है, कुछ महीनों के बाद अगर आप बुक खोलोगे तो आप लोग एकदम ब्लैंक होने वाले हो। AS 13 आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। तब बस मैंने जो जॉटिंग्स करवाए ना उसके साथ साथ आप मेरे क्लास नोट्स पढ़ो। जहां जहां पे क्लास नोट पढ़ने हैं वहां पे मैं मतलब आपका समय भी बर्बाद नहीं करना चाहता। जो जो चीजें मैंने क्लास नोट्स में अच्छे से कवर की है वहां पे मैं लिखूंगा कि रेफर दिस पेज ऑन दिस बुक ऑफ दिस बुक, ऐसा लिखवाऊंगा मैं वहां पे। तो वहां पे मैंने लिखवाया ना कि आप यहां पे जाओ और ये पढ़ो, तो आपको वो ऑनेस्टली जाना है और वहां पे पढ़ना है, उसके बाद ही एग्जाम्पल को हाथ लगाना है। आप ये फॉलो करते हो तो आपको 100% अच्छे मार्क आएंगे, याद रखना, ठीक है। फाइन। जो बच्चे मेरे से फाउंडेशन पढ़े हुए हैं उनको भी पता है कि हमने मॉड्यूल कभी हाथ लगाया ही नहीं, हमने डायरेक्टली जो बुक में दिया था वही पढ़ा और उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन सॉल्व करने आने लगे। आर यू गेटिंग इट? बहुत ही यूजफुल ट्रिक है वो। ये काम एक्चुअली आपको करना होता है घर में, वो मैं करवा के देता हूं, ठीक है। क्लासेस में ही हम लोग जॉटिंग्स निकालेंगे, तो आपको अकाउंट्स के लिए कोई सेपरेट जॉटिंग्स बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा वैसे ही आप लोग फ्यूचर में भी तैयारी करोगे। यानी अभी ये चैप्टर की तैयारी आप फ्यूचर में कर रहे हो तो फ्रॉम पेज नंबर 1 शुरू करना है आपको उस चैप्टर का। आर यू गेटिंग इट? चलो तो लिखेंगे। अब AS 13 की क्या जरूरत है वो अभी हम लिखने वाले हैं। लिखो,
when we have surplus fund, when we have surplus funds in our business, then we invest it in other opportunities. Like shares, debentures, gold, etc. To earn some income from it. यानी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लियर है मेरा, मुझे उन पैसों से कुछ इनकम कमानी है. आर यू ऑल गेटिंग इट? मुझे उन पैसों से कुछ इनकम कमानी है. नाउ राइट डाउन, while doing this, following transactions can be entered. Purchase of investment, मतलब एक तो हम इन्वेस्टमेंट खरीद सकते हैं, नहीं तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नहीं तो हम इन्वेस्टमेंट बेच सकते हैं. अगर आप इन्वेस्टमेंट बेचते हो तो प्रॉफिट हो सकता है, नहीं तो लॉस हो सकता है. प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. दोस्तों इनकम आपकी जनरेट हो सकती है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट. मान लो मैंने कोई एफडी कर दिया तो इनकम जनरेट हो सकता है, तो इनकम का अकाउंटिंग करना पड़ेगा आपको. आर यू गेटिंग इट? मतलब इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए ट्रांजैक्शंस में डिस्कस कर रहा हूँ. इन्वेस्टमेंट में हमें किस किस चीज़ का अकाउंटिंग करना पड़ सकता है. इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो खरीदने की एंट्री करनी पड़ेगी. अब सर उसमें क्या प्रॉब्लम्स है? उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है दोस्तों. मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा, उसके लिए मुझे ब्रोकरेज पे करना पड़ा, तो ब्रोकरेज का अकाउंटिंग कैसे करूँ? मान लो अंबानी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, ठीक है, उनके कंपनी के शेयर्स मुझे चाहिए, तो मैंने बोला अंबानी जी बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, मेरी गाड़ी उनको बहुत पसंद है, ठीक है, तो वो एक दिन मिले मुझे और मुझे बोले कि स्वरूप आप मुझे आपकी गाड़ी दे दो और मैं मेरे कंपनी के शेयर देता हूँ बदले में, एक्सचेंज करते हैं. क्या हम ऐसा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल. उनकी कंपनी है, वो उनके शेयर्स मुझे इशू करना चाहते हैं, बदले में मेरी कार लेके जाना चाहते हैं, तो उनके कंपनी के जो शेयर्स मुझे मिलेंगे वो मैं इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड करना चाहता हूँ, उसको मैं फ्यूचर में बेचना चाहता हूँ, पैसे बढ़ जाएंगे ना मेरे, और बदले में मैंने क्या दिया उनको? कार दिया. तो ऐसे ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है बुक्स में, वो भी यहाँ पे सीखना है. तो ये सारी बातें आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर की गई है. अगर आप इन्वेस्टमेंट कैश में देके एक्वायर करते हो तो अकाउंटिंग कैसे होगी? अगर आपके पास कोई एसेट है, वो एसेट देके कोई इन्वेस्टमेंट खरीदते हो तो अकाउंटिंग कैसे होगी? तो सारी बातें इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई, परचेस के साथ जुड़ी हुई, वो सब यहाँ पे परचेस वाले पॉइंट में की है. बाद में इन्वेस्टमेंट बेच भी सकते हो. आर यू गेटिंग इट? तो बेचने के बाद एंट्री क्या करनी है वो आपको पढ़ाया जाएगा.
उसके बाद बेचने के बाद एक तो फायदा हो सकता है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। उसका क्या करना है, उसको पी एंड एल में भेजना है कि नहीं भेजना है, क्योंकि आप बिजनेस का पी एंड एल बनाते हो। आप किसका पी एंड एल बनाते हो, बिजनेस का पी एंड एल बनाते हो। बिजनेस मतलब क्या, गुड्स खरीदना और गुड्स बेचना। वो वाले पी एंड एल में आप ये कहां का इनकम ऐड कर रहे हो, इज इट अलाउड और नॉट, ये भी कंसर्न है कि नहीं। डायरेक्टली कैपिटल में भी जा सकता है इनकम, बोलो हाँ या ना। अभी मान लो मेरा बिजनेस क्या है, हमारा यहाँ पे क्लासेस लेने का बिजनेस है, तो हमारी मेन एक्टिविटी कौन सी है, क्लास लेने की एक्टिविटी है। तो फीस का जो इनकम है वो हमारे पी एंड एल में जाना ही चाहिए, और क्लास के जो खर्चे वो हमारे पी एंड एल में जाने चाहिए। बट मान लो हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा पड़ा हुआ है, जो हमने कहाँ पे लगा दिया, यस बैंक के शेयर्स में लगा दिया। आज 20 रुपए का शेयर है, मान लो फ्यूचर में जाके वो 40 रुपए हुआ, बेच दिया, तो ये जो फायदा आएगा इसको पी एंड एल में भेजना है या कहीं और दिखाना है, ये मैं कंफ्यूज हूं। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट। तो दोस्तों इसका अकाउंटिंग कैसे करना है वो आपको समझना है, ठीक है। फिर इनकम जनरेट होती है आपकी इन्वेस्टमेंट से। जैसे कि मान लो कोई मैंने एफडी कर दिया, तो एफडी पे मुझे क्या मिलता जाएगा, इंटरेस्ट मिलता जाएगा। तो इस इंटरेस्ट का अकाउंटिंग कैसे करना है ये ऑलरेडी आपको पता है, बट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कारण वो अकाउंटिंग करता है वो हमें यहां पे समझना है, ठीक है। एंड लास्ट में नंबर 5, होल्डिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन बैलेंस शीट डेट। होल्डिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन बैलेंस शीट डेट। तो ये सारी बातें हमें AS 13 में पढ़नी है। ये 5 एरियाज पे हमें फोकस करना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे अगले लाइन पे, ऑल अबाउट ट्रांजैक्शंस are to be recorded in the books of accounts. In the books of accounts, and for this AS 13 is to be studied. And for this AS 13 is to be studied. इसी के लिए हमें AS 13 की पढ़ाई करनी है। तो शुरू करें, राइट डाउन ये पॉइंट नंबर, यहां से शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, सॉरी मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। लिखना है रीड पॉइंट 1 ऑन पेज नंबर 1। ऐसा मैं समय भी बचाऊंगा आपका, मतलब खाली पीली जो चीजें नोट्स में कवर्ड है वो लिखवाऊंगा नहीं आपको, ओके। रीड पॉइंट 1 ऑन पेज नंबर 1 ऑफ प्रैक्टिकल चैप्टर बुक। अभी आपके पास नहीं है, बट फिर भी आप लोग लिखो, बाद में कॉपी आ जाएगी, आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिकल चैप्टर्स बुक। तो एज पर AS 13 इन्वेस्टमेंट्स क्या है। कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू कहां से होता है, जिस एरिया पे हमें अकाउंटिंग पढ़ना है उसका मतलब दिया जाता है, ठीक है ना। तो मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट डेफिनेशन एज पर AS 13, ठीक है। आपको पैराग्राफ फॉर्म में दी है, मैंने अच्छे से प्रेजेंट किया है, यहाँ पे तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है डेफिनेशन को। तो लेट्स रीड इट, ओके। इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स। बेसिकली पहले समझना है कि व्हाट इज एसेट। एसेट क्या होता है सर, एसेट एसेट होता है जो हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं। हमें किसी ने बताया नहीं कि व्हाट इज एसेट। तो इंटरमीडिएट में एसेट का कंसेप्ट हमें क्लियर करना है। देयर इज वन चैप्टर विच इज नोन एज फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम ये एसेट का डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो वही का डेफिनेशन मैं आपको अभी बता रहा हूं। एसेट इज अ definition, okay, asset is a resource controlled by the enterprise। एसेट एक ऐसा रिसोर्स है जिसके ऊपर किसका कंट्रोल है, एंटरप्राइज का कंट्रोल है।
अब किसी भी चीज के ऊपर आपका कंट्रोल है, ये कैसे जानूं? अभी मान लो सानिया जी का फोन यहां पे है, ठीक है, और मान लो कोई स्टूडेंट आता है और वो फोन उठाता है, तो सानिया जी पहले क्या करेगी? चाटा मारेगी किसी को? बोलो हाँ या ना। ऐसा कोई किसी का फोन उठा के लेके जा सकता है क्या? नहीं। मीन्स यू आर हैविंग कंट्रोल ओवर दैट प्रॉपर्टी। आर यू गेटिंग इट और नॉट? यहाँ पे जितने भी आपको रिसोर्सेज दिख रहे हैं, रिसोर्सेज मतलब जिसका उपयोग हम बिजनेस में कर रहे हैं, जैसे कि बेंचेस, मान लो सुजल यहां से बेंच उठा के लेके जा रहा है, क्या करेंगे हम लोग? रोकेंगे उसको। वाई? बिकॉज वी कंट्रोल दैट एसेट। हम किसी को ये एसेट यूज करने का परमिशन नहीं देंगे दोस्तों। समझ में आ रहा है क्या? हम किसी को ये एसेट यूज करने का परमिशन नहीं देंगे, और इस एसेट से जो बेनिफिट मिल रहा है, यानी बेंच का उपयोग करके जो पैसा कमाएंगे, वो कौन ये एंजॉय करेगा? हम ही एंजॉय करेंगे। तो बोल सकते हो कि यू आर कंट्रोलिंग दैट एसेट। आर यू गेटिंग इट और नॉट? यू आर कंट्रोलिंग दैट रिसोर्स। तो एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज। मतलब आपका एक ऐसा रिसोर्स जिसके ऊपर आपका अधिकार है। मान लो साइड में प्लॉट है, हमारा नहीं है, लेकिन बोल रहे हम हमारा एसेट है, वो दिखता है ना यहां से, इसलिए वो हमारा एसेट है। कैन यू एंटर देयर? नो। मतलब मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है वो आपका एसेट नहीं है। जिस रिसोर्स के ऊपर आपके ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है वो आपका एसेट है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? एन एसेट इज अ, एसेट का मतलब बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट छोड़ दो, पहले एसेट समझ लो। आर यू गेटिंग इट? अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम विच, हाँ सिर्फ कंट्रोल रिसोर्स होने से फायदा नहीं है, उस रिसोर्स से हमें क्या मिलना चाहिए? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी पैसा मिलना चाहिए इनडायरेक्ट। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन को उस रिसोर्स से पैसे मिलने चाहिए। तो चलो यहां पे जो जो दिख रहा है वो हमारे एंटरप्राइज के एसेट्स है कि नहीं है, वो चेक करते हैं। बात पहले समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ा रहा हूं, प्रैक्टिकल चैप्टर भी पढ़ा रहा हूं, दोनों चीजें एक साथ होगी। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बड़बड़ कर रहा हूं वो दिमाग तक पहुंच रही ना थोड़ी बहुत? 70%, 80%, 20%, 5%? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ब्रेक चाहिए? भूख लगी है क्या आपको? सुबह नाश्ता करके आना है। ओके, आप खाली पेट आओगे दिक्कतें हो जाएगी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अभी आप नए डेमो लेक्चर्स के लिए आए हो, आपके मन में बहुत सारी कंसर्न्स है। कौन सी कंसर्न्स है? सर मैं ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन बेटर है? क्या करें हम लोग? ऑनलाइन घर में आराम से बैठ के, मतलब अभी भूख लगी है, सर को पॉज कर सकते हैं, जाएंगे मस्त खाना खाएंगे, आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू एड्रेस करना है अभी, वो ये है कि दोस्तों रोज अपना टाइम टेबल देखो कितना है। 8 बजे से शाम को 6 बजे तक रोज, रोज। आप सीए इंटर में डिसिप्लिन क्या होता है ना, वो सीए इंटर वाले प्रीवियस बैच के बच्चों को पूछना। फाउंडेशन का छोड़ दो, थोड़ा बहुत फाउंडेशन में बच्चे होते हैं उतना झेल नहीं पाते, इसलिए फाउंडेशन में हम थोड़ा सा लिबरल भी होते हैं। मान लो आज क्लास नहीं है, छोड़ दिया। इंटर के प्रीवियस बैच के बच्चों को पूछना, कोई भी यहां पे एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेता है, एक्सेप्ट बीमार पड़ गए तो, अदरवाइज छुट्टियां बहुत कम है। एक एक बार ऐसा होता है कि फाउंडेशन को छुट्टी होती है बट इंटर को छुट्टी नहीं होती, बिकॉज वी नो व्हाट इज द प्रेशर फॉर दिस कोर्स। जितना आप इस कोर्स के बारे में सीरियस हो, उससे कई ज्यादा सीरियस हम भी है। ओके, तो दोस्तों ध्यान से सुनना, रोज 8-9 घंटे के क्लासेस, 8 घंटे तो पकड़ के ही चलो, स्क्रीन के सामने बैठ के देखना थोड़ा मुश्किल है, बहुत डेडिकेशन चाहिए, मुझे भी बोर होगा। ठीक है, तो बाद में बैकलॉग्स होते हैं। अभी 7 दिन आप अभी इंस्पायर्ड हो, फाउंडेशन हुआ है, यस इंस्पायर्ड हो, ये 7 दिन तक चलता है। 8वें दिन से बैकलॉग जब होने शुरू हो जाएंगे ना, तब आके बोलना। तो डिसिप्लिन कहां पे रहेगा? फेस टू फेस क्लासेस में रहे। और वो ऐसा भी नहीं है कि फेस टू फेस लगाया मतलब डिसिप्लिन रहेगा, एटलीस्ट यहां पे लोग हैं, एक माहौल है, राइट? सर को डाउट्स पूछ सकते हैं, यहाँ पे आके मिल सकते हो। बीच बीच में 15 मिनट का ब्रेक होने के बाद यहाँ पे आके बैठना पड़ता है भाई। आज किसी का मन नहीं होगा सेकेंड लेक्चर में आने का, बट आना पड़ा। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? नहीं सर हमारा मन नहीं होता तो हम घर जाएंगे। अब देखो दोस्तों, ये तो ड्रॉबैक दोनों जगह पे ही है।
बट ऑनलाइन देख देख के पक जाओगे, 3 साढ़े 3 महीने की कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, फ्यूचर में आपको बैकलॉग फील होंगे, और आपके दोनों ग्रुप का टारगेट अगर है तो वो जाएगा मिट्टी में, याद रखना, ठीक है। जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस देखे उनको भी पता है, 1-2 सब्जेक्ट के लेक्चर देखना अलग बात है, आखिर आखिर में देखना अलग बात है। आपको फाउंडेशन में आखिर आखिर में ऑनलाइन लेक्चर दिए थे, आपने देखे थे, बहुत सारे देखे थे, वो लास्ट वाला महीना अलग था बेटा, वहां पे प्रेशर ऑटोमेटिक होता है, वहां पे आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, ऑलरेडी टेंशन इतना होता है, नींद नहीं आती है, रात भर हम वही सोचते रहते हैं कि एग्जाम 2 महीने में आ रहा है, 1 महीने में आ रहा है, आखिर आखिर में कंप्लीट करना अलग बात है, और अभी रिलैक्स टाइम में करना अलग बात है। तो आओ यहाँ पे मजे करते हैं, मस्त, हैव अ फन। आप भी बोलना शुरू करोगे धीरे धीरे, अभी आप मार्क माय वर्ड 7 दिन के बाद देखो एक अलग एटमॉस्फेयर होगा, आप मेरे को ज्ञान देना शुरू करोगे, लिख लेना ये बात को, ठीक है। अभी आज शांत हो, रिलैक्स हो, 7 दिन के बाद देखो, मुझे डांटना पड़ता है, चुप बैठो ना लगो, यहाँ पे आके ध्यान दो, हम करेंगे, ऐसा बोलना पड़ता है फ्यूचर में, ठीक है। तो देखो कोई लोड नहीं है, 7 दिन आप आराम से डेमो देखो, अपने दोस्तों को भी बोलो कि यहाँ पे आके भी डेमो देखे, ऑनलाइन भी डेमो देखो, क्या प्रॉब्लम है, ऑनलाइन डिस्काउंट्स मिलते हैं, ले लो ऑनलाइन डिस्काउंट्स, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो पैसा बचाना है बचा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी है 7 दिन के बाद, ओके, 7 दिन तक सोचना नहीं है ज्यादा, ठीक है, आराम से जाएंगे। मैं पढ़ाते समय कभी गड़बड़ नहीं करता, अकाउंट्स की बात करूं बिल्कुल गड़बड़ नहीं करूंगा, चाहे कोई भी बच्चा कितना भी होशियार क्यों ना हो, और कोई भी बच्चा कितना भी वीक क्यों ना हो, मैं सबको साथ लेके जाऊंगा, ओके। अभी वो एजेंडा नहीं बोलूंगा मैं, सबका साथ सबका विकास, पॉलिटिकल मैटर हो जाएगा, बट सबको साथ लेके जाना ही पड़ता है क्लासेस में, क्योंकि किसी एक के बारे में मैं सोचूंगा तो बुरा हो जाएगा ना, सबने फीस दी है, तो हर बच्चे को समझाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो टाइम जहां पे देना है वहां पे देना ही है, क्लियर है क्या। तो प्लीज याद रखना इस चीज को, आपको दोनों ग्रुप करना है तो फेस टू फेस क्लासेस ही ज्वाइन करना, ठीक है, मैं साफ साफ बोल देता हूं, और डिसिप्लिन आपको रखना है, डिसिप्लिन की कोई कमी पड़ी तो बिंदास फोन करो किसी को भी, हम डिसिप्लिन भरेंगे आप में, ठीक है, अच्छे से बोल के, अच्छी भाषा में बोल के आपको बताएंगे कि वाई इट इज नेसेसरी टू कम हियर। अगर आपको मन नहीं हो रहा है, मान लो सुबह 7 बजे आज सर क्लास ले यायचं मूडच नाही माझं, तुम्ही फोन लावा, कोणाला पण लावा, ते जे सर सांगणार त्यानंतर तुमचं मन होणार। हमें कोई लगता है यार ऐसा कि जो हमें पुश करे, कभी कभार लगना नहीं चाहिए, बाय द वे मैं तो इसी में बिलीव करता हूँ, मुझे कोई पुश नहीं करता है, ठीक है, मैं खुद पुश करता हूँ, क्योंकि पता है काम करूंगा तो पैसा मिलेगा, बराबर है कि नहीं। हाँ, आपको भी पैसा मिलेगा कब, जल्दी जल्दी सीए होगे तब, पैसा चाहिए जल्दी जल्दी सीए करो, ठीक है ना, किसी को पुश करने की जरूरत नहीं। फिर भी आपका अभी स्टूडेंट फेज में होता है, आपको लास्ट महीने में टेंशन आया था एग्जाम के पहले, आप डाउन हुए थे थोड़ा बहुत, तो कोई लगता है आपको पुश करने के लिए, वो मेंटोरिंग करने के लिए हम यहाँ पे हैं, हमारे नंबर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, सर यहाँ पे अवेलेबल होंगे, मान लो बीच में कभी 10 मिनट का ब्रेक होता है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स है आप शेयर कर सकते हो, आर यू गेटिंग इट। ये बात अभी सिर्फ 2 महीने की, 2.5 महीने की, 3 महीने की नहीं है, अगर दोनों ग्रुप कर रहे हैं तो 6 महीने ये कंसिस्टेंसी रखनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे हैं, क्लियर है। तो आप लोग चिंतित ना होना, आराम से करेंगे, और ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे क्लास के सारे बच्चे सब ऑल इंडिया रैंक में आते हैं, पास होते हैं, कोई भी फेल नहीं होता है, ऐसा कोई क्लास नहीं है, हर क्लास के कोई ना कोई बच्चे पास होते हैं, कोई ना कोई बच्चे फेल होते हैं, आफ्टर ऑल आपका भी एफर्ट इंपॉर्टेंट है, आर यू गेटिंग इट। हाँ, तो आपका एफर्ट हमारा एफर्ट दोनों कंबाइन करते हैं, अच्छे नंबर्स लाते हैं, बात खत्म, ठीक है। और ये सारी बातें कब सोचनी है, 7वें 8वें दिन के बाद। आप दोनों डेमोज देखो, ऑनलाइन भी देखो ऑफलाइन भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो पसंद है वो ले लो, ठीक है, बट सोच समझ के लेना। मेरा सजेशन ये है पर्सनली कि फेस टू फेस क्लासेस अवेलेबल है तो गो फॉर फेस टू फेस क्लासेस ऑलवेज, वाई, बिकॉज इसमें डिसिप्लिन रहता है, रोज क्लास यहाँ पे आके करोगे, आपको कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी बोला, अभी आप यहाँ पे भी बोर हो रहे हो, कुछ कुछ बच्चे देख रहे हैं कब बजेंगे 12:45, बैठना पड़ेगा, वहां पे नहीं है, वहां पे आप पॉज करोगे, खाना खाओगे, मस्त चादर लोगे, सो जाओगे, 3 घंटे के बाद देखेंगे, तब तक मैं 1.5 घंटा आगे बढ़ा होता हूं, और वो 1.5 घंटे का बैकलॉग आज इवनिंग को कंप्लीट करूंगा ऐसा मैं सोचता हूं बस, उसके बाद डीटी का लेक्चर होता है वो अलग, वो भी बैकलॉग में चला जाता है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि 3 बजे उठ के ये पढ़ाई करेगा, 3 बजे के बाद इसका सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, ज्यादा सो गया मैं तो, अभी मेरा मन नहीं है, अभी मैं चाय पी के पढ़ाई करूंगा, चाय पीने तक 4 बज जाते हैं, रहने दो, आज वैसे भी दिन गया है, तो आज का ये बैकलॉग कल के फिर से वापस से 8 घंटे, तो आज का बैकलॉग कल कंप्लीट करूंगा,
कल का कब करोगे? परसों। ये नहीं होता है। अभी यहाँ पे बोर हो रहा है ना, फिर भी बैठना पड़ेगा, और बोर होना ही नहीं है। ओके, मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेता हूं। चलो आगे बढ़ू क्या? तो इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट। एसेट मतलब क्या? रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। तो आपके वो सारे रिसोर्सेज जिससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट हो रहे हैं, उसको हम एसेट बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास जो वाटर प्यूरिफायर एंड वाटर टैंक वहां पे लगाया हुआ है, वो भी हमारा एसेट है, उससे भी हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट होता है। यहाँ पे हम पानी की फैसिलिटी देते हैं, मे बी वो थोड़ा बहुत क्यों ना हो, थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। आर यू गेटिंग इट? अगर वहां पे पानी नहीं होता तो कुछ बच्चे रिव्यू देते कि यहाँ पे पानी नहीं देते इसलिए ये क्लास अच्छा नहीं है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? जिससे हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कम हो जाता। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो दोस्तों वो भी हमारा एसेट है। एवरी रिसोर्स जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्पीकर, ये माइक, फैन, कैमराज, टेबल, बेंच, एवरी रिसोर्स, इज इट कंट्रोल्ड बाय अस? कंट्रोल चेक करना है तो देखो, उसको उठा के लेके जाने का प्रयास करो। अगर हम रोकते हैं तो वी आर कंट्रोलिंग दैट एसेट। आर यू गेटिंग इट? आप आपका बैग लेके जा रहे हो, सुजल अपना खुद का बैग लेके जा रहा है और मैं बोल रहा हूं नहीं बैग रख यहां पे, तो मैं नहीं कर सकता। सुजल रिएक्ट करेगा, बोलेगा सर क्यों, मेरा बैग है, मैं लेके जाऊंगा, झगड़ा होगा, मारपीट होगी। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? अगर वो हो गई और मान लो सुजल बैग लेके गया तो मेरा कंट्रोल नहीं है, वो मेरा एसेट नहीं है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? फाइन। तो इन्वेस्टमेंट्स आर बेसिकली एसेट्स। सर ये क्यों बता रहे हो, लेकिन एसेट को इन्वेस्टमेंट कब बोलूं एंड एसेट को फिक्स एसेट कब बोलूं, इसकी चर्चा मुझे करनी है। क्योंकि फिक्स एसेट इज ऑल्सो अ एसेट। फिक्स एसेट को हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं नाउअडेज? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। तो AS 10 अगर पढ़ते हो तो वहां पे भी वही डेफिनेशन लिखा है, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट्स आर दी एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज। हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज, वहां पे भी ऐसा ही लिखा है। यानी इन्वेस्टमेंट एंड एसेट में एक थोड़ा बहुत फर्क है। इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल, कैपिटल एप्रिसिएशन एंड फॉर अदर बेनिफिट टू द इन्वेस्टिंग एंटरप्राइजेस। ये AS 13 का इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन है। वापस से रिपीट करेंगे, सब लोग बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने होल्ड करके रखे हैं। फॉर व्हाट मैटर? फॉर अर्निंग इनकम। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? हम इनकम कमाना चाहते हैं। फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। कुछ कुछ एसेट्स हम हमारे पास रखते हैं क्योंकि उसका एप्रिसिएशन हो जाए। जैसे कि किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे हैं, EPA ने यस बैंक के शेयर्स खरीद के रखे हैं, अभी ये 20 रुपए में है, मान लो फ्यूचर में 50 में जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? तो यहां पे मेरा ऑब्जेक्टिव डिविडेंड कमाने का नहीं है, उसका कैपिटल एप्रिसिएशन चाहता हूं मैं, तो भी हम उसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। और फॉर अदर बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स की चर्चा कुछ समय के बाद करेंगे, ठीक है ना? आई होप आपको समझ में आ रहा है। यही अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पढ़ते हो तो वहां पे एसेट का पीपी का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से दिया है, पीपीज आर एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइजेस फॉर यूज इन द बिजनेस और फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज एंड विच हैव अ लाइफ ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। ऐसा वहां पे डेफिनेशन दिया है। अब देखो दोनों में फर्क क्या है। चलो इस डेफिनेशन में यहां पे जो एसेट दिख रहा है वो कवर होते कि नहीं देखते। क्या बेंच हमारा एसेट है? यस, इट इज रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय अस। बोलो हाँ या ना? हाँ, नहीं यकीन आ रहा है तो उठा के लेके जाने का प्रयास करो, देखते हैं क्या होता है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो ये हमारा एसेट है। क्लियर है? प्रोजेक्टर हमारा एसेट है। अब प्रोजेक्टर को इन्वेस्टमेंट बोलूं या पीपी बोलूं, इसमें मुझे कंफ्यूजन है। तो चलो इन्वेस्टमेंट के डेफिनेशन में बैठता है क्या देखते हैं। इज प्रोजेक्टर हेल्ड बाय EPA फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड? क्या प्रोजेक्टर मुझे डिविडेंड देता है? नो। क्या प्रोजेक्टर मुझे इंटरेस्ट देता है? नो। क्या प्रोजेक्टर मुझे रेंटल इनकम देता है? क्या मैं प्रोजेक्टर रेंट पे देता हूं किसी को? नहीं, यहीं पे रहता है वो। क्या प्रोजेक्टर का कैपिटल एप्रिसिएशन होता है? बिल्कुल नहीं। क्या कोई अदर बेनिफिट मुझे हो रहा है? आप बोलोगे कि सर टीचिंग के लिए यूज कर रहे हो। तो दोस्तों कोई भी एसेट मैं बिजनेस के लिए यूज करता हूं तो इट इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS 10 के कैटेगरी में जाता है वो। एंड कोई भी एसेट मुझे ये इनकम कमाने के लिए मैंने रखा हुआ है, कौन से इनकम? डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल, कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर अदर बेनिफिट। अदर बेनिफिट क्या है डिस्कस करेंगे। आर यू गेटिंग इट? तो दोस्तों
कोई भी एसेट, मोस्टली ये चार इंपॉर्टेंट है, कोई भी एसेट मैं इनकम कमाने के लिए रख रहा हूं मेरे बिजनेस में, तो आई विल बी कॉलिंग इट एज इन्वेस्टमेंट। अभी पार्किंग में जो मेरी कार है, मान लो ईपीए ने दी है, आर यू गेटिंग इट, मानना है हाँ? पार्किंग में जो मेरी कार है वो मान लो ईपीए ने दी है, तो दोस्तों बताइए क्या कार मेरा इन्वेस्टमेंट है, ईपीए का इन्वेस्टमेंट है? ईपीए के बैलेंस शीट में कार इन्वेस्टमेंट में दिखेगा या पीपीई में दिखेगा? इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन देखो, इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट हेल्ड बाय ईपीए। क्या कार एक एसेट है? ऑब्वियसली। इज इट इन द नेम ऑफ ईपीए? यस, ईपीए का नाम है, उसके ऊपर ऐसा समझ लो। फॉर अर्निंग इनकम, क्या ईपीए ने वो कार फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, क्या कार डिविडेंड देता है? बिल्कुल नहीं। क्या कार इंटरेस्ट देता है? बिल्कुल नहीं। क्या कार रेंट देता है? भाड़े पे नहीं लगाते हैं, फैकल्टीज को लाने के लिए घर से यहां तक वो कार रखी है ईपीए ने। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? तो रेंटल इनकम नहीं मिलता। क्या कोई कैपिटल एप्रिसिएशन होता है कार का? वो भी बिल्कुल नहीं। तो कार इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब पीपीई के डेफिनेशन में बैठता है क्या, देखते हैं। पीपीई का डेफिनेशन मैंने शॉर्ट में समझाया, बाद में एएस 10 में वापस से पढ़ेंगे। पीपीई का मतलब क्या है? पीपीईज आर ऑल्सो एसेट हेल्ड बाय द एंटरप्राइजेस फॉर यूज इन द बिजनेस। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो हम लोग बिजनेस करने के लिए फैकल्टीज यहां पे आनी चाहिए, इसलिए वो कार रखे हैं, तो हम बिजनेस के लिए उसका यूज करते हैं। तो इट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उससे कोई इनकम नहीं कमा रहे हम लोग। आर यू गेटिंग इट और नॉट? हाँ, ये चार प्रकार की इनकम अगर आप कमाने के लिए कोई एसेट रख रहे हो तो यू कॉल इट एज इन्वेस्टमेंट। अगर मान लो ईपीए ने 10 कार खरीदे हैं और उनका बिजनेस है रेंट पे देने का, तो बिजनेस है तो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है ना, तो भी हम पीपी ही बोलेंगे। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? मान लो ईपीए का बिजनेस कोई अलग है, क्लासेस का बिजनेस है, बस एक्स्ट्रा पैसा आया, उससे एक ट्रक खरीदा और रेंट पे दे दिया, तो यू कॉल दैट एज अ इन्वेस्टमेंट। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? बिजनेस ही आपका वो है, तो यू कॉल इट एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्लियर है क्या दोस्तों? फाइन। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ में आया सबको? इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या है? एक एसेट है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है। अभी मान लो मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, तो रिलायंस के शेयर मेरे ईपीए के नाम पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो मेरा कंट्रोल है उसके ऊपर। क्यों रखे हैं मैंने रिलायंस के शेयर्स? फॉर अर्निंग बाय वे इनकम बाय वे ऑफ शेयर्स पे मोस्टली क्या मिलता है? डिविडेंड, नहीं तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो सकता है उसका, इसीलिए मैंने वो रखे हैं, तो यू कॉल इट एज अ इन्वेस्टमेंट। अगर इनकम कमाने के मतलब इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट होती है दोस्तों। प्रोजेक्टर खुद अकेला पैसा कमा के देता है क्या मुझे? मैं जब यहां पे आके बड़बड़ करता हूं तब मुझे फीस मिलती है, प्रोजेक्टर से फीस नहीं मिलती मुझे। आर यू गेटिंग इट और नॉट? हाँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट का क्या है? वो इन्वेस्टमेंट खुद पैसे कमा के देता है। समझ में आ रहा है क्या? अब रिलायंस के शेयर्स मैंने खरीद लिए, तो डिविडेंड अपने आप आना शुरू हो जाएगा, मुझे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पीपीई एंड इन्वेस्टमेंट। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है। फॉर अदर बेनिफिट्स में मोस्टली कंट्रोल ओवर द कंपनी। कभी कभार कंपनियां क्या करती है, किसी दूसरे कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद के रखती है। जैसे कि मान लो मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 52% शेयर्स खरीद के रखे। कितने? 52%। मुझे वहां से डिविडेंड कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है, मुझे ना ही कोई कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए। मैंने फिर 52% शेयर्स क्यों खरीद के रखे? टू कंट्रोल रिलायंस लिमिटेड। आर यू गेटिंग इट? तो रिलायंस के सारे डिसीजन मेकिंग में किसका अधिकार होगा? मेरा अधिकार होगा। तो ये मुझे मेरा अदर बेनिफिट है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ये मेरा अदर बेनिफिट है। क्लियर है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट? वापस से एक बार लास्ट टाइम रिवाइज करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स आर द एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर अदर बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज, यानी जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको अदर बेनिफिट्स के लिए। इज दिस क्लियर? एक नोट लिखा हुआ है, एसेट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्वेस्टमेंट। कोई भी एसेट, स्टॉक की बात हो रही है, कोई भी एसेट जो हम खरीदने बेचने के लिए रखते हैं वो कभी इन्वेस्टमेंट के नाम से नहीं जाना जाता। जैसे कि ब्रोकर के केस में, ब्रोकर भी खुद शेयर खरीदता है, बाद में लोगों को बेच देता है। आर यू गेटिंग इट? तो उसका तो ये रोज का है, तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा, ना कि इन्वेस्टमेंट। बट वही मान लो ईपीए क्लासेस का बिजनेस करता है,
लेकिन शेयर्स भी खरीद रहा है, तो ईपीए के लिए शेयर्स क्या हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। अभी हम कितने बजे मिलेंगे, 1:30 को। कितने बजे, 1:30 को मैं शुरू करूंगा। लंच ब्रेक है, मस्त खाना खा के 10 मिनट का पावर नैप लेके रेडी हो जाना। कितने बजे मिलेंगे, 1:30 पे। ओके, आगे कंटिन्यू करेंगे।